दोस्तों आज राफेल एयरक्राफ्टों को इंडियन एयरफोर्स के सबसे प्रमुख और टेक्नोलॉजिकल एडवांस एयरक्राफ्ट के रूप में देखा जाता है। इंडियन एयरफोर्स के द्वारा ऑलरेडी 36 राफेल एयरक्राफ्टों को जहां पे खरीदा गया है, तो वहीं पे इंडियन नेवी भी अब एयरफोर्स के तर्ज पे ही करीबन 26 राफेल एम एयरक्राफ्टों को खरीदने जा रहा है। जबकि दोस्तों अगर देखा जाए तो इंडियन एयरफोर्स की तरफ से 114 फाइटर एयरक्राफ्टों के टेंडर को जारी किया गया है और उसमें भी राफेल एयरक्राफ्टों को एक स्ट्रॉन्ग दावेदार के रूप में देखा जा रहा है। और दोस्तों ये जो राफेल एयरक्राफ्ट है, ये केवल भारत का ही पहला पसंद नहीं बल्कि कई सारे देशों का पहला पसंद है, जिन कारणों के वजह से आज करीबन 200 से भी अधिक राफेल एयरक्राफ्टों का ऑर्डर डैसॉल्ट एविएशन के पास है। और इन ऑर्डरों को पूरा करने के लिए डैसॉल्ट एविएशन को काफी अधिक मुशक्कत करना पड़ रहा है। पर दोस्तों जिन एयरक्राफ्टों को इंडियन एयरफोर्स के पहले पसंद के रूप में देखा जा रहा एक समय था, उन्हीं एयरक्राफ्टों को भारत के द्वारा रिजेक्ट किया गया था। बेसिकली दोस्तों साल 2004 में, मतलब आज से करीब करीब 2 दशक पहले, जब इन एयरक्राफ्टों को सर्विस में आए कुछ ही साल हुआ था, तब भारत को भी इन एयरक्राफ्टों का ऑफर किया गया था। और रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि उस दरमियान इंडियन एयरफोर्स की तरफ से राफेल एयरक्राफ्टों को रिजेक्ट कर दिया गया था। और यह भी दावा किया जा रहा है कि रिजेक्शन के पीछे असल कारण 25% कॉस्ट एक्विजिशन पॉलिसी था। दोस्तों आज से करीब करीब 12 साल पहले 31 जनवरी 2012 के दिन फ्रांस एविएशन कंपनी डैसॉल्ट एविएशन के लिए एक उत्सव का मौका था, जब भारत के द्वारा राफेल एयरक्राफ्टों को MMRCA टेंडर मतलब 126 एयरक्राफ्टों के टेंडर की विनर के रूप में घोषणा किया गया। दोस्तों इस टेंडर के अंतर्गत इंडियन एयरफोर्स के लिए 18 फ्लाई बाय वे कंडीशन में राफेल एयरक्राफ्टों को डायरेक्टली परचेज किया जाना था, जबकि बाकी के एयरक्राफ्ट मतलब 108 एयरक्राफ्टों को ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के अंतर्गत निर्माण किया जाना था। अब दोस्तों फ्रांस के राफेल एयरक्राफ्टों को अगर देखा जाए तो ये एक मीडियम वेट 4.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट के रूप में निर्माण किया गया है। और इन एयरक्राफ्टों को फ्रांस के एयरफोर्स और नेवी के लिए बनाया गया था और फ्रांस इन एयरक्राफ्टों को एक्सपोर्ट भी करना चाहता था। रिपोर्ट के मुताबिक फ्रांस के द्वारा इन एयरक्राफ्टों के डिजाइन, डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग के लिए करीब करीब $50 बिलियन तक खर्चा किया जा चुका है। लेकिन अगर देखा जाए तो साल 2012-13 तक इन एयरक्राफ्टों को लेके फ्रांस को ज्यादा कोई सफलता नहीं मिला। और साल 2016 में जब भारत के द्वारा इन एयरक्राफ्टों को खरीदा गया था, तब फ्रांस के सामने केवल मात्र 2 ही देशों के द्वारा इन एयरक्राफ्टों को लेके ऑर्डर दिया गया था, जिनमें एक तो इजिप्ट है जबकि दूसरा कतर था। और दोस्तों एक तरीके से आप कह सकते हैं कि 126 राफेल एयरक्राफ्टों को खरीदने को लेकर भारत की तरफ से जो डिसीजन लिया गया था और बाद में जो 36 राफेल एयरक्राफ्टों को भारत के द्वारा खरीदा गया, वो असल में राफेल एयरक्राफ्टों के पुनर्जीवन का कहानी लिखा। और दोस्तों उसके बाद ही डैसॉल्ट एविएशन के द्वारा इन एयरक्राफ्टों को लेकर इतना बड़ा सफलता मिला है और इतने सारे एक्सपोर्ट ऑर्डर मिला। हालांकि दोस्तों भारत और फ्रांस के जो राफेल एयरक्राफ्टों का डील है, ये 2-4 साल या 1-2 दशक का इतिहास नहीं है, बल्कि इसके पीछे जो इतिहास है वो काफी लंबा और भारत के इंडिपेंडेंट के बाद से ही शुरू होने वाला इतिहास है। 1950 के दशक में भारत और फ्रांस के बीच में डिफेंस रिलेशनशिप स्टैब्लिश्ड हुआ था। और आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि तब से लेके अब तक भारत के द्वारा फ्रांस से बड़े मात्रा में हथियारों को खरीदा गया है, जिनमें तूफानी एयरक्राफ्ट से शुरू करके मिस्टीरियस एयरक्राफ्ट तक शामिल है। इवन इंडियन एयरफोर्स में जो मिराज 2000 एयरक्राफ्ट है और जो जैगुआर जैसे एयरक्राफ्ट है, इन्हें भी फ्रेंच ओरिजिन एयरक्राफ्ट ही कहा जाता है। और उसके बाद अब राफेल एयरक्राफ्ट के रूप में भारत के द्वारा फ्रांस से एयरक्राफ्टों को खरीदा गया। बेसिकली अगर इंडियन एयरफोर्स के बेड़े को देखा जाए तो यहाँ पे रशियन ओरिजिन एयरक्राफ्टों के अलावा अगर किसी और एक देश का एयरक्राफ्ट है तो वो है फ्रांस। और इसी इतिहास को दोहराते हुए ही डैसॉल्ट एविएशन के राफेल एयरक्राफ्टों को भारत के द्वारा चुना गया। हालांकि इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है इन एयरक्राफ्टों के कैपेबल होना। रिपोर्ट के मुताबिक 126 फाइटर एयरक्राफ्टों के टेंडर में केवल 2 ही एयरक्राफ्ट ऐसा था जो कि भारत के जो स्पेसिफिकेशन है या फिर भारत के जो रिक्वायरमेंट है उसे पूरा करने में सक्षम था, जिसमें एक था राफेल और दूसरा था यूरोफाइटर टाइफून। और आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि यूरोफाइटर टाइफून एयरक्राफ्टों को भारत के द्वारा इसीलिए नहीं खरीदा गया क्योंकि इन एयरक्राफ्टों का जो कीमत था वो फ्रांस के डैसॉल्ट एविएशन के एयरक्राफ्टों के मुकाबले में थोड़ा अधिक था। पर दोस्तों अगर मॉडर्न एयरक्राफ्टों के इतिहास को देखा जाए तो जब अमेरिका के द्वारा 80 के दशक में पाकिस्तान को F-16 एयरक्राफ्ट दिया जा रहा था, तब फ्रांस ही भारत के साथ आया और भारत को मिराज 2000 एयरक्राफ्ट दिया। और आप लोगों को बता दूं कि इन एयरक्राफ्टों को असल में भारत के द्वारा F-16 को काउंटर करने के लिए ही खरीदा गया था। हालांकि इसके बाद साल 2004 में फ्रांस की तरफ से भारत के सामने एक बहुत बड़ा ऑफर रखते हुए एक तरीके से मिराज 2000 एयरक्राफ्टों के अपग्रेडेड वर्जन मिराज 2005 को भारत में असेंबल करने को लेकर ऑफर रखा गया। उस दरमियान फ्रांस अपने बेड़े में राफेल एयरक्राफ्टों को भी शामिल कर रहा था। और रिपोर्ट में दावा किया जाता है कि फ्रांस की तरफ से तब भारत के सामने राफेल एयरक्राफ्टों को लेकर भी एक ऑफर रखा गया था, लेकिन ऑफर में ट्रांसपेरेंसी कम होने के कारण भारत की तरफ से उसे रिजेक्ट किया गया। हालांकि दोस्तों उस दरमियान बोफोर घोटाले को लेकर भी एक तरीके से बहुत बड़ा हंगामा चल रहा था और उस कारण की वजह से तब के गवर्नमेंट के द्वारा किसी भी तरीके का रिस्क लेने का प्रयास नहीं किया गया। और ऐसे एक नहीं बल्कि कई सारे अलग अलग ऑफरों को उस दरमियान ट्रांसपेरेंसी के नाम पे रिजेक्ट किया गया। रिपोर्ट में यह भी दावा किया जाता है कि उस दरमियान भारत के सामने फ्रांस के द्वारा मिराज 2000 एयरक्राफ्टों के संपूर्ण प्लांट को भारत में लगाने के साथ
साथ एरो इंजन को लेकर सपोर्ट करने का बात भी रखा गया था। इवन तब राफेल एयरक्राफ्ट के प्रोजेक्ट में जुड़ने के लिए 25% डेवलपमेंट कॉस्ट को बेयर करने का बात को भी फ्रांस की तरफ से रखा गया था, जिससे कि भारत को राफेल एयरक्राफ्ट में जुड़ने का एक मौका मिलता और मिराज 2000 जैसे एयरक्राफ्टों का प्लांट भारत में होने पर एक तरीके से आने वाले समय में राफेल एयरक्राफ्टों को भी भारत में मैन्युफैक्चर किया जा सकता था। हालांकि उस दरमियान अगर देखा जाए तो भारत रशिया के साथ सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों के प्रोजेक्ट में भी एक साथ काम कर रहा था और सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों को भी तब भारत में नए नए असेंबल करना शुरू किया गया था। दोस्तों, कुछ मीडिया रिपोर्टों में दावा यह भी किया जाता है कि अगर साल 2004 में भारत की तरफ से राफेल एयरक्राफ्टों के इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया जाता तो भारत को आज राफेल एयरक्राफ्टों को लेकर जितना भुगतान करना पड़ रहा है, मतलब जितना खर्चा करना पड़ रहा है, उसके केवल मात्र 25% खर्चे में ही भारत को राफेल एयरक्राफ्ट मिल जाता और जिन एयरक्राफ्टों को साल 2020 में इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में शामिल किया गया वो शायद आज से 1 से 1.5 दशक पहले ही इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में शामिल हो गया होता। हालांकि दोस्तों, साल 2004 के उस ऑफर को ठुकरा के भारत की तरफ से 126 एयरक्राफ्टों को खरीदने को लेकर टेंडर जारी किया गया और आखिरकार डैसोल एविएशन के राफेल एयरक्राफ्ट ही उस टेंडर को जीता और साल 2012 में राफेल एयरक्राफ्टों को विनर घोषित किया गया। हालांकि साल 2016 आते आते उस टेंडर को रद्द करते हुए गवर्नमेंट के द्वारा केवल मात्र 36 राफेल एयरक्राफ्ट को खरीदा गया और दोस्तों फिर से एक बार 114 फाइटर एयरक्राफ्ट को खरीदने को लेकर एक टेंडर जारी किया गया और दोस्तों इस टेंडर के अंतर्गत भी बताया जा रहा है कि शायद भारत राफेल एयरक्राफ्टों को ही परचेस करे। मतलब साल 2004 में जो एयरक्राफ्ट भारत को मिल रहा था उन एयरक्राफ्टों को खरीदने को लेकर 2 बार टेंडर जारी किया गया और 36 एयरक्राफ्ट को खरीदने के बाद अब और 26 एयरक्राफ्ट को खरीदा जा रहा है और आने वाले समय में अगर 114 एयरक्राफ्ट को खरीदा जाता है तो इससे भारत के पास 176 राफेल एयरक्राफ्ट होगा। पर आप सब लोगों को पता ही होगा कि भारत में डिले एक तरीके का बहुत बड़ा श्राप है और हर एक डिफेंस प्रोजेक्ट ऐसे ही डिले का शिकार होता है और जो चीज एक बार में कुछ ही सालों के अंदर कंप्लीट किया जा सकता है उस चीज को कई तरीके के पॉलिटिकल इश्यू और पॉलिटिकल माइलेज हासिल करने के लिए लंबा खींचा जाता है। और दोस्तों, इन डिफेंस डीलों को जिस तरीके से पॉलिटिसाइज किया जाता है उसके कारण अगर किसी एक को सबसे अधिक नुकसान होता है तो वो है आर्म फोर्सेस। इवन दोस्तों, अगर साल 2004 में भारत की तरफ से उस समय के उस ऑफर को हासिल कर लिया गया होता तो आज शायद भारत जिस तरीके से अपने आर्म फोर्सेस को मॉडर्नाइज करना चाहता है और जिस तरीके से मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंतर्गत हथियारों को बनाना चाहता है उस इरादे को काफी समय पहले ही पूरा किया गया होता। इवन शायद दोस्तों आज भारत को जेट इंजनों को लेके भी इस तरीके के स्ट्रगल ना करना पड़ता। बेसिकली उस दरमियान भारत में जेट इंजन के इकोसिस्टम बनाने को लेके भी जो ऑफर रखा गया था वो असल में कावेरी इंजनों को ही मॉडिफाई करने को लेके था और दोस्तों आज कावेरी इंजनों के प्रोजेक्ट का 40 साल के बाद इसमें एक छोटा सफलता मिला है, जबकि इसे संपूर्ण रूप से एक सफल इंजन बनाने के लिए भारत को और भी लंबा इंतजार करना पड़ेगा। दूसरी तरफ दोस्तों 110 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाले इंजनों को डेवलप करने को लेके भारत के द्वारा जिस तरीके से फ्रांस से बातचीत किया जा रहा है, साल 2004 का वो डील अगर हो गया होता तो भारत को शायद ऐसे बातचीत का भी आवश्यकता नहीं होता और अगर बातचीत भारत फ्रांस के साथ कर भी रहा होता तो ये भी शायद कई साल पहले कंप्लीट हो गया होता। इवन दोस्तों अगर साल 2004 के उस डील को हम भूल भी जाए और साल 2012 के 126 राफेल एयरक्राफ्टों को खरीदने के डिसीजन को देखे अगर उसे भी कंप्लीट किया गया होता तो आज भारत में राफेल एयरक्राफ्ट बनना शुरू भी हो गया होता और भारत को ये जो 114 फाइटर एयरक्राफ्टों के टेंडर को लेके लगातार डिले का सामना करना पड़ रहा है और इससे जो इंडियन एयरफोर्स के मॉडर्नाइजेशन में डिले हो रहा है आज भारत को इस मुश्किल का भी सामना नहीं करना पड़ता और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड आराम से अपने स्वदेशी एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट के तरफ अपने फोकस को केंद्रित कर पाता, जिससे कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के ऊपर से भी प्रेशर कम होता और इंडियन एयरफोर्स भी स्वदेशी एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट के ऊपर टाइम दे पाता और इन एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट प्रोसेस में इतने हड़बड़ी करने का जरूरत नहीं होता, क्योंकि 126 फाइटर एयरक्राफ्टों के सहारे इंडियन एयरफोर्स अपने आप को एक तरफ मॉडर्नाइज कर रहा होता और दूसरी तरफ भविष्य के प्लान के अंतर्गत तेजस मार्क 2 AMCA जैसे एयरक्राफ्टों का डेवलपमेंट चल रहा होता। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि साल 2004 में भारत के द्वारा जो राफेल एयरक्राफ्ट या फिर कहे तो मिराज 2000 एयरक्राफ्टों के डील को एक्सेप्ट नहीं किया गया और साल 2012 में 126 एयरक्राफ्टों को खरीदने का डिसीजन लेने के बावजूद उस डील के तहत आगे ना बढ़ के केवल 36 एयरक्राफ्ट को खरीदा गया, क्या यह भारत के लिए बहुत बड़ा गलत डिसीजन था? कमेंट करके अपनी राय अवश्य दीजिए। दोस्तों आज के इस वीडियो को यही पे ही करते समाप्त, किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।